अस्सलाम वालेकुम जी, आप सब खैरियत से होंगे उम्मीद करता हूँ मैं। तो आज मैं मौजूद हूँ मालमो यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग में और मेरे साथ मौजूद है शहरियार भाई जो माशाल्लाह जिन्होंने पाकिस्तान में बड़ी मेहनत की, बहुत स्ट्रगल की और मेहनत और स्ट्रगल करने के बाद आज वो यहाँ पे स्वीडन में मालमो यूनिवर्सिटी में पीएचडी कर रहे हैं। और पीएचडी यहाँ स्वीडन में एज अ जॉब है, मतलब कि वो स्टडी नहीं कर रहे, वो जॉब ही कर रहे हैं 5 साल के लिए। तो बड़ी मेहनत से आए हैं और बड़ी स्ट्रगल की है। तो हम चलते हैं शहरियार भाई के पास और उनसे पूछते हैं कि वो कैसे यहाँ तक पहुँचे। और क्योंकि बहुत से स्टूडेंट मुझसे पूछते रहते हैं, मेरे भी क्लास फेलोज पाकिस्तान में, कि जी हम आना चाहते हैं और हमें पैसे भी कम लगें और हायर स्टडीज़ के लिए हम बाहर भी चले जाएं। तो मैंने कहा शरीर भाई के पास चलते हैं और इनसे पूछते हैं। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का। तो शरीर भाई बस फ्लोर इज़ योर्स, स्टार्ट हो जाएं। तो हमें बताएं कि एक आम स्टूडेंट जो पाकिस्तान में जिसने आज बैचलर्स किया है या मास्टर्स किया है और वो सोच रहा है कि जी मैं बाहर आना चाहता हूँ, क्योंकि आप खुसूसी स्वीडन का ही बताएंगे, आपका एक्सपीरियंस तो ज़्यादातर यहाँ का ही है। तो इसी पे हम स्पेसिफिक रहते हैं आज और इसी का ही आप मुझे बताएंगे कि कैसे आपने जर्नी स्टार्ट की, कैसे सोचा और कैसा प्रोसेस है सारा ये। बहुत शुक्रिया आसिफ, मुझे बुलाने के लिए। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले हसीब ने जैसे कोट किया कि पीएचडी एक एज अ जॉब है स्कैंडिनेविया में, फिनलैंड में, डेनमार्क में, और नॉर्वे में और स्वीडन में पीएचडी को एज अ जॉब लिया जाता है। तो जर्मनी में थोड़ी चीज़ें डिफरेंट है। मैं छोटी सी चीज़ें क्लियर कर दूं कि आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और वो आपको मौका दें कि आप साथ में पीएचडी कर लें, ठीक है। पीएचडी या तो आपने पे करना होगा या पीएचडी फ्री होगी, लेकिन उसमें आप किसी कंपनी में काम कर रहे होंगे, वो एक डिफरेंट चीज़ है। फिर ये होगा कि कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ या कंट्रीज़ हैं जो कि आपको वहाँ पे स्टाइपेंड देते हैं। आप रहते स्टूडेंट ही हैं और आपको स्टूडेंट स्टाइपेंड मिलता है, जैसे यूके है, ऑस्ट्रेलिया है। वो आपको स्टाइपेंड देते हैं और आप साथ में उन्हें रिसर्च करके देते हैं, साथ में आप स्टडी भी कर रहे होते हैं। आपकी फ़ीस उसमें भी कवर्ड होती है अगर आप स्कॉलरशिप पे आए हैं। तीसरी जो चीज़ है जो सबसे बेस्ट है वो यहाँ पे है, जो मैंने पहले भी बता दी थी, पहले नंबर पे जो बताई वही स्वीडन की है कि पीएचडी एज अ जॉब है यहाँ पे। तो बेसिकली आपने कोई अलहदा काम नहीं करना है, आपने पीएचडी ही करनी है एंड दिस इज़ योर जॉब। नॉट लाइक जर्मनी कि आप जॉब कर रहे हैं, नाउ यू आर एबल टू अटेंड योर पीएचडी। नो, यहाँ पे हमारे पास डायरेक्टली आप पीएचडी कर रहे हैं और यही आपकी जॉब है। सबसे ज़्यादा फैसिनेटिंग चीज़ ये थी, आप पब्लिक एम्प्लॉय हैं क्योंकि ये पब्लिक यूनिवर्सिटी है, तो आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। आप डे वन से टैक्स पे कर रहे हैं। आपके साथ जो स्पाउस आते हैं वो फ्री में स्टडी कर सकते हैं। आप यहाँ पे जब रहते हैं आपके बच्चों का एजुकेशन फ्री है, मेडिकल फ्री है, आपका, आपकी फैमिली का, आपके बच्चों का। ये सारे वो पर्क्स हैं जो कि बाकी आपको दुनिया में कहीं भी शायद ना मिले। ये इतने अच्छे और इतने ज़बरदस्त पर्क्स थे। और फिर दूसरा ये है कि ये रिसर्च को इतनी वेटेज देते हैं और एज अ पीएचडी यहाँ पे आके आपको इतनी इज्जत मिलती है आपके काम को। तो ये चीज़ें मेरे लिए मेरी मोटिवेशन बने। मेरे बड़े भाई, उन्होंने 2007 से 2014 तक मास्टर्स किया लिंशॉपिंग से और 2 साल में और 5 साल में उन्होंने पीएचडी की। 2014 में वो पास आउट हुए केटीएच स्टॉकहोम से। उसके बाद फिर वो टीचिंग करते रहे खौफदे में, फिर लुलियो में जॉब की, देन वो यूके शिफ्ट हो गए। लेकिन वो मेरे लिए जो है वो रोड मैप बने और मेरे लिए मोटिवेशन बने। मैं उनका जब भी कैरियर देखता हूँ कि स्वीडन में उन्होंने जो टाइम गुजारा है, उनकी अपनी कहने के मुताबिक वही चीज़ें मैं यहाँ पे आके देख रहा हूँ और वही मैंने आपको बताई। दूसरा सवाल हसीब ने ये पूछा कि इसको ज्वाइन कैसे किया जा सकता है। तो इतने पर्क्स के साथ ये थोड़ा सा कंपेटिटिव है स्वीडन, और इनकी इंडक्शन बहुत ज़्यादा आ रही हैं, ऑप्शन बहुत सारे आ रहे हैं, लेकिन उसमें आपने ढूंढना है। ढूंढना कहाँ है? हमेशा पीएचडी की जॉब, अब हम इसको एज अ जॉब लेंगे क्योंकि आपने समझ लिया। तो पीएचडी की जॉब हमेशा जिधर जॉब वैकेंसीज आती हैं हर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे, वहाँ पे एडवर्टाइज होगी, वहाँ पे उसकी रिक्वायरमेंट होगी हर जॉब की। कहीं पे आपने रिसर्च प्रपोजल देना होगा, कहीं पे आपने अपनी रिसर्च शो करनी होगी, कहीं पे आपने प्रीवियस एक्सपीरियंस शो करना होगा, कहीं पे आपने सिर्फ एजुकेशन शो करनी होगी। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास रिसर्च पेपर हो। हर पोस्ट की अलग अलग रिक्वायरमेंट है। उस पोस्ट को आपने अप्लाई करना है और देन आपके इंटरव्यूज़ होते हैं और आपको सिलेक्ट कर लेते हैं। तो शरीर भाई बड़ा अच्छा आपने एक्सप्लेन किया। अब जो मेन क्वेश्चन जो मैंने आपसे पहले पूछा था वो तो सारी चीज़ बता दी। हमारे पाकिस्तान में स्टूडेंट को तो पूरा यूरोप भी बड़ा फैसिनेटेड लगता है,
ठीक है, वो बस बाहर जाना चाहते हैं, ठीक है, पाकिस्तान से। लेकिन मेन जो क्वेश्चन ये है कि आए कैसे पाकिस्तान से, क्या क्या स्टेप्स हैं वो फॉलो करें, वो करते करते यहाँ तक पहुँचें। इसके बारे में ज़रा थोड़ा सा बताना ईजी करके, ताकि एक आम स्टूडेंट जो है उसको समझ भी लग जाए और वो कुछ कर भी सके इस बारे में आगे यहाँ तक आने के लिए। देखिए, सबसे पहले मैं एक आपको बात बता दूं, यहाँ आके जितनी रिसर्च में आके मुझे इज़्ज़त मिली है और मुझे फीलिंग आई है कि वी आर स्पेशल पीपल, क्यों? क्योंकि हम रिसर्च कर रहे हैं, तो उससे मुझे फील हुआ है और मैंने अपने देखा है कि इनके पास रिसर्चर्स की कमी है और दे नीड रिसर्चर्स, और पीएचडी लेवल पे उन्हें बंदे चाहिए, बहुत ज़्यादा चाहिए। तो उनकी ज़रूरत है, हम वो पूरी कर सकते हैं अगर दोनों मिल जाए। उनको रिसर्च मिल जाएगी, आपको अच्छा फ्यूचर कैरियर मिल जाएगा, ये चीज़ें आप आपस में इस तरह जोड़ सकते हैं। तो जाहिर है कि अपनी उनकी ज़रूरत है, आप उसको कैश कर सकते हैं, जैसे कि मैंने की। ज्वाइन करना बहुत आसान है। सबसे पहली चीज़ है एम, ठीक है। हर बंदे के दिल में होगा कि जी ठीक है, मैं यहाँ पे आऊँगा, मैं नेशनलिटी ले लूँगा, मैं पासपोर्ट ले लूँगा, मैं फैमिली सेट कर लूँगा। लॉन्ग टर्म गोल्स, शॉर्ट टर्म गोल, फुल फोकस के साथ पढ़ाई करनी है, और वो बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आपके पास स्कोप होना चाहिए, पता होना चाहिए आपको आप करने क्या जा रहे हैं। पीएचडी का जब भी आप अप्लाई करेंगे तो आपको मैं तरीका बता देता हूँ। सपोज करें कि आपकी, जैसे मेरी अब फील्ड थी कंप्यूटर की, तो इसमें आपने क्या करना है कि जो आपकी फील्ड से रिलेटेड प्रोफेसर है, अगर आप सिर्फ स्वीडन को अप्रोच कर रहे हैं तो उन यूनिवर्सिटियों में जाके देखें कहाँ कहाँ आपसे रिलेटेड कोर्स ऑफर हो रहा है, क्योंकि आपने पहले से कुछ रिसर्च तो की होगी। उस कोर्स के टीचर्स को आपने लिंक्डइन पे या फिर फेसबुक पे या किसी भी और मैसेज के थ्रू फॉलो करना शुरू कर देना। वो लोग कर क्या रहे हैं, पोस्ट क्या कर रहे हैं, काम क्या कर रहे हैं, वो कौन सी रिसर्च को जो है ना पब्लिश कर रहे हैं। जब आप उन लोगों के पीछे लग जाएंगे ना, तो हर बंदे को हर वक्त कहीं ना कहीं रिसर्चर्स की ज़रूरत पड़ रही है, और वो उसको क्या कर रहे हैं, पब्लिश कर रहे हैं, वो उसको एडवर्टाइज कर रहे हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, इवन व्हाट्सएप के ग्रुप्स बने हुए हैं, फिर आपकी डिफरेंट नेटवर्क स्कॉलरशिप के ग्रुप्स आपको मिल जाएंगे। और सबसे पावरफुल जो चीज़ है, जहाँ से मैंने अभी ये वाली प्रेजेंट जॉब पकड़ी है, लिंक्डइन है। तो आप अपने उन प्रोफेशनल लोगों के साथ जुड़ जाएं। जैसी कोई जॉब पोस्ट आएगी, सबसे पहले आप बंदे होंगे जिसको पता चल रहा होगा, क्यों? क्योंकि आप उसकी रूट के साथ जुड़ चुके हैं। जिस बंदे को रिक्वायरमेंट है पीएचडी की, आप उस बंदे के साथ अटैच हो चुके हैं, आपको एक स्टेप आगे चलना पड़ेगा। तो ये बहुत डिफरेंट है। पूरा साल इसके एडमिशन चलते रहेंगे हर वक्त, ये एज अ जॉब है। तो जॉब किसी भी वक्त आप ज्वाइन कर सकते हैं, किसी भी साल में दौरान आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका कोई रिलेशन नहीं है कि आपने सितंबर इनटेक लेना है, जनवरी इनटेक लेना है। ये स्वीडन में पीएचडी के लिए आज़ादी है। सबसे जो बेसिक क्वेश्चन है वो ये है कि कभी भी अप्लाई करें, ठीक है। अब जो कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि कब अप्लाई किया जाए। मैं आपको अपना बताऊं कि स्टूडेंट लेट करते हैं, मास्टर्स कंप्लीट होगा देन अप्लाई करना शुरू करेंगे। आई स्टार्टेड द जर्नी ऑफ पीएचडी इवन फ्रॉम द फर्स्ट सेमेस्टर। जैसे ही मेरा फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आया तो मेरे साथ में कुछ ना कुछ रिसर्च मौजूद थी, क्योंकि मेरी फील्ड में ज़ाहिर रिसर्च पेपर्स की ज़रूरत होती है। हर फील्ड की अपनी रिक्वायरमेंट है, मैं पहले बता रहा हूँ। तो मैंने फर्स्ट सेमेस्टर के बाद ही लोगों को अप्रोच करना शुरू कर दिया। सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट अभी नहीं आया था, अभी पेपर भी नहीं दिए थे, तो मुझे यूनिवर्सिटी से कॉल आई और उन्होंने मुझे कहा कि अभी आपका रिजल्ट अवेटेड है, तो यू हैव टू वेट। लेकिन नो प्रॉब्लम। लेकिन मुझे केस और कहानी समझ में आना शुरू हो गई, अप्लाई कैसे करना। जैसे ही सेकंड सेमेस्टर के मैंने पेपर दिए, क्लियर हुए, उसके बाद मुझे ये वाली जॉब की ऑफर आई। अब आप ये सोचेंगे कि ना मैंने थीसिस दिया हुआ, ना मैंने कोर्स वर्क कंप्लीट किया हुआ, मैंने सिर्फ और सिर्फ 6 कोर्सेज पढ़े और मुझे जॉब ऑफर यहाँ से कैसे उन्होंने मुझे शॉर्ट लिस्ट कर लिया फर्स्ट इंटरव्यू के लिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, पीएचडी की रिक्वायरमेंट में फुल एमएस नहीं है, ठीक है। आप ड्यूरिंग द एमएस पीएचडी अप्लाई भी कर सकते हैं, सिलेक्ट भी हो सकते हैं, और उसके बाद लास्ट रिक्वायरमेंट होती है कि आप अपना कोर्स कंप्लीट करके क्लोज करके वहाँ से आ जाएं, तो वो आप करके आ सकते हैं। लेकिन ये काम आप प्रोसेस पहले से स्टार्ट कर सकते हैं। द बेसिक रिक्वायरमेंट इज, बहुत ज़रूरी है, वो ये सुनिएगा कि 60 क्रेडिट्स आपको चाहिए हैं मास्टर लेवल पे जो आपने कंप्लीट किए हो। अगर 60 क्रेडिट कंप्लीट है, यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर पीएचडी एंड गेट सिलेक्टेड फॉर दैट, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पे आपको वो कर रहा था, 60 क्रेडिट्स मींस के पाकिस्तान से इक्वलेंट 1 साल। हाँ जी, ठीक है। मतलब कि पाकिस्तान में अगर 1.5 साल का आप बैचलर्स के बाद मास्टर्स कर रहे हैं, जो अमूमन 1.5 साल का ही होता है, 1.5 ईयर का, तो उसमें आपका जो 1 साल हो गया, तो वो आप एलिजिबल हो जाते हैं यहाँ के इनके क्राइटेरिया के मुताबिक कि आपके 60 क्रेडिट्स हैं, 30 क्रेडिट्स एक सेमेस्टर के होते हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं।
ठीक हो गया। अब शैजर भाई थोड़ा सा इससे बताएं कि आपके इंटरव्यू कितने हुए और इंटरव्यू का जो प्रोसेस है वो कितना चल रहा और कितना डिफ़िकल्ट था इंटरव्यू को हैंडल करना, और इसमें आपसे क्वेश्चंस किस टाइप के पूछे गए, और क्या ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था इंटरव्यू करना? तो इस या इंटरव्यू के जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताएं आप। इंटरव्यू जर्नी स्वीडन का वैसे मुझे सबसे आसान लगा है। उसमें ये था कि स्वीडन के जो लोग हैं, मेरे खैर इत्तेफाक ये है कि मेरे जो दोनों सुपरवाइज़र्स हैं वो भी स्वीड हैं, लेकिन ये है कि मतलब यहाँ पे जो कल्चर है उसके बारे में मैं आपको बताऊँ तो ये आपको ना इवन इंटरव्यू में ना इवन जॉब पे डिग्रेड नहीं करते। आपको नहीं आता, दैट्स इट, That's it. आपके साथ चलेंगे, डिस्कशन करेंगे, फिर क्लोज कर देंगे। बाद में देखेंगे कि उनको ज़रूरत है या नहीं, कभी भी आपको डिग्रेड नहीं करेंगे, कभी आपको ये फील नहीं होने देंगे कि आपने कुछ गलत किया, या इस तरह ओपनली नहीं, सबके सामने नहीं, स्पेशली इंटरव्यूज़ में नहीं। बड़ा सपोर्टिव उनका माहौल होता है, तो आपको मुश्किल तो बिल्कुल भी नहीं लगता। जो पहला इंटरव्यू था उसमें उन्होंने जस्ट बेसिक क्वेश्चंस पूछे थे, और टू ब्रेक द आइस, मतलब कि आप पहली दफ़ा मिल रहे हैं तो इस तरह का उन्होंने डिस्कशन जरा किया आपको जिससे आपको कंफर्टेबल जोन में लेके आने के लिए। बिल्कुल इजी, घर के बारे में उन्होंने पूछा, डिस्कशन फैमिली की, पढ़ क्या रहे हैं, कर क्या रहे हैं, प्लान्स क्या हैं, यहाँ क्यों अप्लाई किया, क्या क्या रिसर्च की, और बस खत्म। तो जब फर्स्ट इंटरव्यू, क्योंकि मेरा बिल्कुल नया पहला एक्सपीरियंस था, तो मैंने समझा कि शायद यही है, बस एक दफ़ा उन्होंने रिसर्च का पूछा, मैंने 5 मिनट में एक्सप्लेन किया और ख़त्म। एंड मैंने समझा कि फिनिश। तो मैंने एंड पे पूछ लिया कि व्हेन शुड आई एक्सपेक्ट द रिस्पांस ऑफ दिस इंटरव्यू, तो उन्होंने कहा दिस इज़ जस्ट द फर्स्ट इंटरव्यू, तो अब हम इसके बाद आपका एक टेक्निकल इंटरव्यू करेंगे, तो उसमें जो है वो आपके पेपर्स और रिसर्च डिस्कस होगी। तो कंपिटेंस के बारे में डिस्कशन होगी। कंपटीशन का मैं बताने लगा था, आमतौर पे हर पोस्ट के ऊपर 100 बंदे या इससे प्लस अप्लाई करते हैं। ठीक है। ठीक है, इत्तेफाक ये था कि मेरी पोस्ट के ऊपर 27 बंदों ने अप्लाई किया था, क्योंकि पोस्ट थी ट्रांसपोर्टेशन की और बंदे उन्होंने कंप्यूटर के मांगे हुए थे। तो ट्रांसपोर्टेशन का नाम देख के जो पोस्ट उन्होंने जो अप्लाई करने वाले बंदे थे वो ट्रांसपोर्ट वाले आ गए, और उनको कंप्यूटर के बंदे चाहिए थे, तो उन्होंने उनको शॉर्ट लिस्ट कर दिया, वो तो अलग हो गए, बिल्कुल वो हट गए। अब जो हमारे पास फाइनलाइज होकर लड़के आए, तो उनमें से 3 लड़के थे, उनमें लकीली मैं था। तो उन्होंने बता दिया कि आप 3 लड़के हैं, आप 3 लड़कों की आप टाई है, तो हम लोग टेक्निकली आपको असेस करेंगे। ठीक है। सेकंड इंटरव्यू जो था वो टेक्निकल था, उसके ऊपर उन्होंने एक टास्क दिया था, वो भी रिलेटेड था मेरी फील्ड से, तो उन्होंने कहा था कि इस टास्क को कंप्लीट, इट वाज फेयरली इजी, अगर आपने प्रॉपर्ली रिसर्च की हुई है। तो उन्होंने मुझसे वो टास्क बनवाया, वो मैंने छोटी सी कोडिंग की और मैंने उनको उसके आउटपुट्स बताए, और 2 इंटरव्यूज़ ये हो गए। तीसरा इंटरव्यू जो है वो उन्होंने कहा था कि मतलब हम इसको अब आगे चलाएंगे। तीसरे इंटरव्यू में उन्होंने ये नहीं बताया था कि यू आर सिलेक्टेड और नॉट। तीसरे इंटरव्यू में 5 बंदों का पैनल था, और उसमें हम लोगों ने और थोड़ी सी टेक्निकल डिस्कशन की थी। तीन इंटरव्यूज़ होने के बाद उन्होंने मुझे कहा था कि हमारी तरफ से, टेक्निकल टीम की तरफ से आप सिलेक्टेड हैं, अब एडमिनिस्ट्रेशन आपको डिस्कस करेगी और वो बताएगी कि आपका केस किधर जाता है। फिर एडमिनिस्ट्रेशन ने एक चौथा इंटरव्यू लिया, जिसमें उन्होंने पे का और इन चीज़ों के बारे में बताया था। तो एक सा आइडिया हो गया था कि कहाँ मेरा टांका जुड़ गया, बात बन रही है। और लास्ट जो इंटरव्यू था वो 5th था, वो HR के साथ था, ठीक है। जिसमें उन्होंने इंट्रोडक्शन दिया था और बताया था कि किस तरह ज्वाइन करना है, क्या करना है, हम आपको लेटर्स कब भेजेंगे। तो ये था प्रोसेस PhD का। एक चीज़ हम लोग मिस कर गए हैं, अगर आप मुझे अलाउ करें तो। जी। 30 क्रेडिट्स का मैंने आपको बताया, सॉरी 60 क्रेडिट्स का बताया था, इसको प्लीज़ मिक्स मत कीजिएगा। पाकिस्तान में MS 30 क्रेडिट्स का होता है। MS 30 क्रेडिट्स का होता है। MS 30 होता 1.5 या 2 साल का है। तो अब उसको कन्वर्ट कैसे किया जाए यूरोपियन क्रेडिट्स में, क्योंकि यूरोपियन क्रेडिट्स है 120। ठीक है। 2 साल में वही क्रेडिट 120 है, पाकिस्तान में वही क्रेडिट 30 जाने जाते हैं। इनके दरमियान मल्टीप्लायर फैक्टर है 4 का। स्वीडिश वेबसाइट है, वो आप उसका लिंक इसमें वीडियो में आपको मिल जाएगा एंड पे, उसके ऊपर कन्वर्जन रेट पड़ा हुआ। वो हमारी प्रोफेसर ने हमसे पूछा था कि आपने 60 क्रेडिट पूरे किए? मैंने कहा मैंने तो हैं टोटल 30। तो वो कहती है देयर मस्ट बी सम कन्वर्जन। मैंने जब सर्च किया तो 30 मल्टीप्लाई बाय 4 था। उस वक्त तक मैं 96 क्रेडिट पढ़ चुका था। इनकी रिक्वायरमेंट मैंने पहले बताया था 60 की थी। तो शी सेड कि यू आर ओके टू गो। अब ये हमारे पास ऐसा है कि 30 क्रेडिट्स में से आपने कितने क्रेडिट पढ़े हैं उसको मल्टीप्लाई बाय 4 मस्ट करना है यूरोपियन क्रेडिट में कन्वर्ट करने के लिए। तो इंशाल्लाह आप उसमें गुड टू गो होंगे इफ़ यू हैव कंप्लीटेड 60 क्रेडिट्स। तो डोंट वेट फॉर द थीसिस, आप अप्लाई करना शुरू कर सकते हैं। चलें जी, बड़ा अच्छा आपने बताया शेजर भाई। तो उसके बाद थोड़ा सा लास्ट में सिर्फ एक बता दें आप
जो वीज़ा प्रोसेस Visa कैसे चला, और उससे लास्ट में फिर आप बच्चों को ज़रा थोड़ा सा मोटिवेट कर दें कि हिम्मत ना हारें, आप भी यहाँ पे आ सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, अपना फ्यूचर अपनी फैमिली का बना सकते हैं और कामयाब ज़िंदगी गुजार सकते हैं। कामयाब तो बंदा कहीं भी ज़िंदगी गुजार सकता है, लेकिन यूरोप में आके एक ख्वाब होता है कई लोगों का कि यहाँ पे आके हम ज़िंदगी गुजारें, सेटल्ड हो फैमिली के साथ। तो ये 2 बात बता के आप हम वाइंड अप करते हैं बात को। वीज़ा प्रोसेस आजकल क्रिटिकल हुआ पड़ा है। एक वो टाइम था कि हम लोग स्वीडन में जब अप्लाई करते थे तो 2014 में मैंने विजिट वीज़ा अप्लाई किया, 2 दिन के अंदर मुझे उन्होंने रिफ्यूज़ल दिया और 5 दिन के अंदर मेरे भाई की उन्होंने विजिट वीज़ा को एक्सेप्टेंस दे दी थी। तो 5 दिन विजिट वीज़ा पे लगते थे। आजकल 5 दिन सिर्फ हमें टिकट लेने में लग जाते हैं, क्योंकि आपको विजिट वीज़ा के लिए भी बैंकॉक जाना पड़ता है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग पिछले साल यही साल था सॉरी, बहुत ज़्यादा परेशान रहे। मार्च में हमारा लेटर आ गए हुए थे कि यू आर सिलेक्टेड नाउ, दिस इज़ योर पे एंड दिस इज़ योर पोजीशन, अब आप वीज़ा अप्लाई करें। मार्च 24 को मैंने वीज़ा अप्लाई किया और अनलकीली जनवरी में स्वीडिश एम्बेसी इस्लामाबाद में अपना प्रोसेस क्लोज कर चुकी हुई थी। जनवरी गया, फरवरी गया, मार्च में हमने अप्लाई किया था, उस वक्त स्वीडिश एम्बेसी क्लोज थी और बातें सुनने में आती रही। अप्रैल में बहुत शोर डाला, पीएचडी वाले बंदों ने भी मिलकर शोर डाला, एमएस का भी ऊपर से लोड आ रहा था क्योंकि अगस्त में एमएस का इंटेक होता है, तो सब ने मिलकर शोर डाला। तो इनकी हर जितनी भी गवर्नमेंट की बड़ी बड़ी एजेंसीज हैं उन सबको हमने ईमेल्स की बना के, तो उसमें क्या हुआ कि इन पे थोड़ा प्रेशर पड़ा और इन्होंने क्या किया कि इसका कोई अल्टरनेट सोल्यूशन देना चाहिए। बिल्कुल, अप्रैल में उन्होंने ये कहा कि हम इसका सोल्यूशन देंगे, लेकिन एम्बेसी स्टिल बंद रही। मैं भी बीच में चला गया, लोड बढ़ता रहा, हम उन पे जो है ना वो प्रेशर डालते रहे, एप्लीकेशंस इनके पास ऐड होती गई। अब जितने स्टूडेंट्स हैं मास्टर्स में सिलेक्टेड हैं या पीएचडी में या पोस्ट डॉक में या वर्क वीज़ा या फिर फैमिली रियूनियन, वो सब के सब वीज़ा पाइल अप हो रहे थे क्योंकि पाकिस्तान में एम्बेसी बंद थी। अब क्या हुआ कि उसमें जून में इन्होंने एक फैसला किया कि आपको दूसरे कॉन्टिनेंट जाके अपने पासपोर्ट और इंटरव्यूज देने पड़ेंगे, पासपोर्ट शो करने पड़ेंगे, बायोमेट्रिक्स देने पड़ेंगे। बाय द वे पीएचडी के लिए आपको कोई इंटरव्यू नहीं देना पड़ता। पीएचडी के लिए मिग्रेशन वर्किट जो है आपको सिर्फ और सिर्फ आपका पासपोर्ट देखती है, बायोमेट्रिक्स लेती है एंड यू आर फ्री टू गो। तो जून में एंड में बड़ी ईद के बाद इन्होंने स्टार्ट किया वो प्रोसेस। जुलाई में मुझे भी मेल आई, हम भी इथोपिया गए, उधर जाके 15 मिनट का काम था, इस वीडियो से छोटा काम था। जस्ट हमने पासपोर्ट पे दिखाया और हमने बायोमेट्रिक्स दिए, वी आर फिनिश्ड। लेकिन हमने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि हम 2-2.5 लाख लगा के गए हैं, बट वो हमारा ज़ाया नहीं गया, क्योंकि ज़ाहिर है उसके थ्रू फिर हमें वीज़ा ग्रांट हो गया। फिर हमारा कार्ड यहाँ पे आया, हमारे दोस्त ने यहाँ से उसे शिप किया पाकिस्तान में, क्योंकि याद रखिएगा स्वीडन में जो ये लॉन्ग वीज़ा है 90 डेज प्लस का, ये तमाम कार्ड पे आते हैं। ठीक है जी, इनको ओपीआर स्टिल स्ट्रॉन्ग कार्ड कहते हैं और ये हमारे पास कार्ड ही वीज़ा होता है, पासपोर्ट पे कोई स्टैम्प कोई कुछ नहीं था। वही कार्ड लेके हम, क्योंकि हम लोगों ने मालूम आना था तो डेनमार्क हमसे नज़दीक है, हम लैंड किए, उसी कार्ड के बाद यहाँ पे हम लोग, वही वीज़ा है हमारा। तो ये जर्नी था हमारा। इट इज़ हार्ड बट इट इज़ डूएबल। तो मोटिवेशन अपने साथ रखें, अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। चलें जी, बहुत शुक्रिया, शेरियर भाई से मिलकर बड़ा अच्छा लगा और उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से कुछ आपको सीखने के लिए मिलेगा। और जहाँ रहें खुश रहें, इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और मोटिवेशन चीज़ के साथ, कोई अच्छी स्टोरी के साथ। और अल्लाह हाफिज़। लाइक करें चैनल को, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बाय बाय।